हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। दोस्तों, हमारी जो पहली घटना है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में नासा ने मिल्की वे में रेडियो बर्स्ट का पता लगाया है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब नासा ने इसका पता लगाया है। और अगर हम बात करते हैं रेडियो बर्स्ट की, फास्ट रेडियो बर्स्ट की, तो ये रेडियो वेव्स की एक ब्राइट बर्स्ट है जो कि बहुत ही कम समय के लिए मिली सेकेंड स्केल पर रहती है, और इसको पता लगाना काफ़ी कठिन होता है, और इसी का पता हाल ही में नासा ने लगाया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम अगली घटना की तरफ चलते हैं तो ये पर्यावरण से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने सब्जेक्टिव पेपर्स में भी, इन्वायरमेंट का जो पेपर है उसमें आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए दो कमेटियां बनाई गई थी, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, और इन कमेटियों ने कुछ सुझाव भी दिए थे, जिसके आधार पर हाल ही में सरकार ने वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और इसी के विरोध में केरला बेस्ड एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गई, और उसका ये मानना है कि इस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक घोषित किया जाए। थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इन समितियों की, तो गाडगिल समिति जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए, और उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि वेस्टर्न घाट को इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए, और यहाँ पर हर प्रकार की गतिविधि को निषेध घोषित कर देना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर बैन कर देना चाहिए। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, और इसके बाद में यहाँ पर एक और समिति बनाई गई जो कि थी कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति ने थोड़ा सा सुझाव ऐसा दिया जिससे बैलेंस बना रहे, और उसने कहा कि यहाँ के 37% जो एरिया हैं उसको इकोनॉमिक सेंसिटिव एरिया के अंदर ले आ दें, और शेष क्षेत्रों पर एक स्टडी के द्वारा अनुमति दें जिससे वहाँ पर कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगाए जा सकें। लेकिन माइनिंग जैसी गतिविधियों पर उन्होंने भी बैन लगाने की बात की थी। लेकिन इस एनजीओ का कहना है कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले लगभग जो 22 लाख लोग हैं वो इससे बेघर हो जाएंगे, और साथ ही साथ केरला राज्य को इससे आर्थिक नुकसान भी होगा। तो अब इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या निर्णय लेती है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगली जो हमारी घटना है वो शिक्षा क्षेत्र से है। जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी। अब सरकार ने फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉलिसी लाने का निर्णय किया है, जिसके तहत देश की 74 यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉप साइंस, फिशरीज और साथ ही साथ डेयरी जैसे ट्रेनिंग और रिसर्च के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, और यह अपने तरह का पहला प्रोग्राम होगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। इसमें कई तरह की योजनाएं भी चलाई जाएंगी, और इन सभी को आप हैंड आउट में पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट में आप इसका निकाल सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक अटैच्ड रहेगा। हमारी अगली घटना भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही जुड़ी है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेशनल वाटर अवार्ड्स का आयोजन किया, और ये आयोजन 2019 के लिए किया गया। वहीं पर अगर हम नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करते हैं तो इसको इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को जन संरक्षण की दिशा में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए या प्रयासों के लिए दिया जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव या मोटिव भी यही होता है कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट किया जा सके, और जल संरक्षण के बारे में, जल की इंपॉर्टेंस के बारे में एक जागरूकता फैलाई जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके। दोस्तों, हमारी जो अगली घटना है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कह सकते हैं हम उसको। दोस्तों, हम जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बेधड़ल्ले से किसी भी प्रकार के कंटेंट दिखाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की एब्यूजिंग लैंग्वेज के साथ साथ कुछ ऐसे दृश्य भी होते हैं, और ये छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में भी आज मोबाइल रहता है। इसी को देखते हुए सरकार ने इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया, और सरकार ने अब निश्चय किया है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में आएंगे। और हालांकि ऐसी बात थी, पहले भी बात हुई थी, और इन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये कहा था कि वे अपने कंटेंट का खुद से रेगुलेशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, पर उनके किए गए प्रयासों से सरकार संतुष्ट नहीं हुई, और सरकार ने अब ये निश्चय किया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत रहेंगे, और ये सारे कंटेंट जो यहाँ के होते हैं उनका पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा।
तो दोस्तों ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आज की थी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।